यह टारगेटेड ऑपरेशन नहीं था। शहर में मुहासरा होता तो शरीफों की इज्जत का बीच बाजार तमाशा लग जाता। उस मुहासरे में उनको उस इलाके से वांटेड लोग जो चाहिए उनकी तादाद 10, 15, 20, 40 है ना। आपने उस इलाके के 2000 लोगों को आंखों पर पट्टी बांध के, हाथ पीछे बांध के, हाथ भी उसकी कमीज उतार के उसी से उनके घर वालों के सामने अगर आप उनको ले जाके ग्राउंड में बिठाते थे और उनको इंटेरोगेट करते थे और शाम को खबर होती थी कि 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनमें से 1480 लोगों को तफ्तीश के बाद बेगुनाह होने पर छोड़ दिया और 20 लोगों को मजीद पूछगछ के लिए गिरफ्तार किया। बात यह कि 1480 जो लोग आपने वहां आंखों पर पट्टी बांध के सुबह फजर से बच्चों के सामने, बीवी के सामने, उनकी बेटियों के सामने उनको नंगा करके उनको आंखों पर पट्टी बांध के अगर लाके आप ग्राउंड के अंदर बिठाते थे तो भाई उनका क्या कसूर था? वो तो सारे के सारे मासूम थे ना, किसी का कोई जुर्म नहीं। उसका जुर्म यह था कि वो उस इलाके में रहता था। आप सोच नहीं सकते कि अगर मुझे या आपको पुलिस अगर पकड़ लेती है, मेरा कोई पीछे और नहीं है, तो कौन जाएगा हमारे पीछे? हमारी मिसेज जाएंगी, हमारे बच्चे जाएंगे, बहनें जाएंगी, बेटियां जाएंगी। थाने में कौन जाएगा? वही जाएंगी ना। तो उस वक्त भी तो यही होता था। अपने शौहर की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर बेटी गई है तो कहाँ खड़ी है, उसको हर तरह की कीमत, मकसद मैं समझता हूँ उनको मजबूर किया जाता था। कराची में बहन बेटी की इज्जत महफूज थी और ना नौजवानों की जान। बस एक खौफ था कि कब किसी पुलिस ऑफिसर की गोली नौजवान के सीने के पार हो जाए। इन्हीं हालात में साल आ गया 1995। अनवार अहमद खान राव अनवार बन चुके थे, जिन्हें वो थाना मिला जो कराची के थानों में सबसे खास है, यानी एयरपोर्ट थाना, जहां राव अनवार एसएचओ बनते हैं। आखिर राव अनवार का नेटवर्क कैसा था? वो फील्ड में कैसे काम करते थे? हमेशा यही था इनका तरीकाकार कि पकी पकाई चीज मिल जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी एजेंसी ने किसको कहां से अरेस्ट किया या पुलिस ने अरेस्ट किया तो एजेंसी को दे दिया। एजेंसी उसको महीनों हफ्तों इंटेरोगेट करती थी। इंटेरोगेशन के बाद उसका किस्मत का फैसला, जिसे हम कहेंगे, वो किया जाता था कि इसका क्या करना है। अगर उसको मारना होता था तो राव अनवार के हवाले कर देते थे, ठीक है। और अगर उसकी गिरफ्तारी वगैरह शो करनी होती थी, चूँकि ये कानून के इतने माहिर नहीं थे, इनके पास ऐसी कोई टीम नहीं थी, तो वे चौधरी असलम, ज़िशान काज़मी या इस टाइप के लोगों के हवाले कर दिया जाता था इसको। तो इनका अपना, अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई नेटवर्क फील्ड में लोगों में नहीं था कि कोई फ़लाँ बंदा या फ़लाँ कोई इलाके का कारकुन कोई राव अनवार का डायरेक्ट इन्फॉर्मर हो। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि फील्ड में इतना कोई रख रखाव नहीं था। इनको सिर्फ बंदे मिलते थे, उनका उन्होंने जो भी क्रियाक्रम करना होता था वो करते थे। एक इस्तिलाह चलती है, हाफ फ्राई फुल फ्राई। जो आदमी जख्मी हालत में गिरफ्तार होगा हमेशा सीधे टांग में गोली लगी हुई होगी उसके। आज तक मैंने कोई जख्मी नहीं देखा जिसके उल्टे टांग में गोली लगी हुई हो, क्योंकि पता है उल्टी टांग से गोली लगने के बाद में डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। फुल फ्राई अब नहीं होता, क्योंकि अदालत एक्शन ले लेती है पुलिस के खिलाफ। 1995 में ही जुलाई के इख्तितामी दिनों की एक रात थी। 1:30 बजे का वक्त था। गार्डन की सुनसान गलियों में पुलिस मोबाइल लाल नीली लाइटें जलाती दाखिल होती हैं। 8-10 पुलिस वाले एक 4 मंजिला इमारत में घुसते हैं। बूटों की धमक अरीब करीब के फ्लैटों में भी सुनाई दे रही है। निशानदेही पर एक फ्लैट की तलाशी होती है। सारी चीजें उथल पुथल कर दी जाती हैं, लेकिन वो नहीं मिलता जिसकी तलाश थी। MQM का बदनाम जमाना फारूक पटनी उर्फ फारूक दादा। आधे पौन घंटे की सर्च के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि फारूक दादा की जो गाड़ी थी वो वहाँ खड़ी हुई थी। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा, बाबा ये वो बंदा तो घर पे तो नहीं है, तो ये गाड़ी कौन खड़ी कर गया है? उसने कहा कि ये गाड़ी तो उसकी नहीं है। बोला गाड़ी किसकी है? बोला वो तो उसके ऊपर वाला फ्लैट है उसका। तो इन्होंने पूरे जो कि गाड़ियों में बैठ चुके थे वापस भागे। दोबारा जाके उन्होंने फिर कॉर्डन किया। उस फ्लैट में से फिर फारूक दादा जो था वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी मिसेस के साथ था वहाँ, और वहाँ से फिर इसको जो है वो अरेस्ट करके लेके गए थे। तो फाइनली फारूक दादा जिंदा सही सलामत गिरफ्तार हो गया। मगर फिर 2 अगस्त को अखबारों में छपता है, फारूक दादा एनकाउंटर में 3 साथियों समेत मारा गया। एजेंसीज के लोग थे और सारे उन्होंने इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट के बाद फिर ज़ाहिर उसके हेडमनी थी, और ऊपर से उन दिनों बड़े सख्त ऑर्डर्स थे कि इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं उनको आपने जो है वो मारना है। तो लिहाजा उसकी किस्मत का फैसला वही हुआ और उसको राव अनवार और उसकी टीम के हवाले किया गया। वक्त चुना जाता है सूरज तुलू होने से जरा पहले का, और जगह का इंतखाब भी ऐसा जहां आदम ना आदमजाद।
एक तरफ कब्रिस्तान, एक तरफ एयरपोर्ट की दीवार और बीच में कच्ची रोड, तो जाहिर है वो बहुत ज़बरदस्त इनके लिए माहौल वकूअ था। इस तरह की कार्रवाई में ना वहाँ पर किसी का गुजर था ना कुछ था। अब सुबह सुबह अखबारों और न्यूज एजेंसियों के दफातर में फोन की घंटियां बजती हैं। बजरिया पेजर मिलने वाली इत्तलात भी हलचल मचा देती हैं। और कुछ ही देर में फारूक दादा और उसके 3 साथियों की लाशों पर कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही हैं। देखने वाले ये मंजर देखकर हैरान हैं। उस शराट की तस्वीरें ले रहे थे और बॉडियां तो जो है वो वही पड़ी हुई थी, रोड पे ही पड़ी हुई थी। तो वो गाड़ी से निकल चुकी थी, वो गाड़ी में पड़ी हुई थी। मैं वहाँ देख रहा था जो असला उन्होंने शो किया, एक शराट गाड़ी में इतनी चीज़ें निकल सकती हैं, मतलब 5 लोग भी बैठे हुए हों। 10 से 12 घंटे पूरा ड्रामा वहाँ रचाया गया, लोगों को इनवाइट किया गया। कोई इस्लामाबाद से पहुँचा, कोई कराची से पहुँचा, कोई कहाँ पहुँचा। एक बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन थी ये उस वक्त, मैं समझता हूँ सिंध पुलिस, कराची पुलिस की। और कई घंटे यानी 10 से 12 घंटे तक वहाँ पर लाशें भी उसी तरह पड़ी रहीं, उसी गाड़ी में उसी तरह सारा कुछ रखा हुआ था। सामान तो गाड़ी में था ही नहीं ना, बेसिकली सामान तो उधर आपने सजा दिया वहाँ सारे का सारा। एक पुलिस अफसर ने मुझे बताया था कि बहुत से जाली ग्रेनेड रखे जाते थे जब हम नुमाइश किया करते थे। और उसने गालबन बताया था कि कहीं कोई ग्रीन पेन अगर आप देखें और उसकी पेन इस तरह का फ़र्क बताया था, तो आप समझ लें कि ये तो इसने कहा इस तरह की असला की नुमाइशें होती थी उसमें। और एक पीरियड ऐसा भी आया था जो मैंने उस ज़माने में, मैं स्टार में जब काम करता था तो मैंने उसकी लीड स्टोरी दी थी कि पुलिस का पूरा असला खाना जो था वो खाली हो गया था। राव अनवार की प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर तो सवाल उठ ही रहे थे। साथ एमक्यूएम पर भी सवाल उठे कि आखिर उन्होंने इंसाफ क्यों नहीं मांगा। 4 लोग उस गाड़ी में बिठा दें जो मुकाबला कर सकें। दूसरी बात, अगर फर्ज करो कि इन्होंने इनकाउंटर किया, जो गाड़ी थी वो छलनी थी गोलियों से, तो यार जो आपके दस्ती बम या दूसरा गोला बारूद उस गाड़ी के अंदर था, क्या वो किसी एक को भी गोली नहीं लगी? तो ये सारी लॉजिक्स थी। अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से, मैं समझता हूँ कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता उस वक्त, या एमक्यूएम ही इस मुद्दे को उठाती किसी अदालती उस पर, या इसके खिलाफ तहकीकात का मुतालबा करती या कुछ करती, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त नहीं कुछ हो सकता था, उसके बाद तो कर सकती। आज भी अगर फारूक दादा इनकाउंटर और उसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए तो मैं समझता हूँ कि राव अनवार जो है वो इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता।